नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारी उत्तराखंड पुलिस रिटर्न एग्जाम के लिए विशेष सीरीज़ और इस सीरीज़ में हम रोजाना उत्तराखंड सामान्य अध्ययन और हिंदी से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा कि पौड़ी का सबसे बड़ा झरना कौन सा है। तो पौड़ी गढ़वाल का सबसे बड़ा झरना है गौरीचीट झरना और यह क्या है, पूर्वी नयार नदी पर बना हुआ है। तो पूर्वी नयार नदी पर है गौरीचीट झरना और यह पौड़ी का सबसे बड़ा झरना है। अगला प्रश्न है कि देवलगढ़ में कौन सा मंदिर स्थित है। तो देवलगढ़ में प्रसिद्ध मंदिर है राजराजेश्वरी देवी का। तो देवलगढ़ पंवारों की दूसरी राजधानी थी। जो पंवार शासक था अजयपाल, तो उसके द्वारा चांदपुरगढ़ से राजधानी को स्थानांतरित किया गया देवलगढ़ में और यहाँ पर प्रसिद्ध राजराजेश्वरी जो कुल देवी है इनका मंदिर बनाया गया। अगला प्रश्न है कि भैरवगढ़ी का मेला लगता है। तो भैरवगढ़ी का मेला लगता है राजीखाल पौड़ी में। तो भैरवगढ़ी का मेला लगता है राजीखाल पौड़ी। अगला प्रश्न है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स स्थित है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है कोटद्वार पौड़ी में। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक स्थित है कोटद्वार पौड़ी। अगला प्रश्न है कि थामरी कुंड स्थित है। तो थामरी कुंड है पिथौरागढ़ मुनस्यारी में। तो थामरी कुंड कहाँ स्थित है, ये मुनस्यारी में है पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में है थामरी कुंड। अगला प्रश्न है कि सूली पीक स्थित है। तो सूली पीक कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है कि नवंबर 1995 में श्रीनगर श्रीयंत्र टापू में गोलाबारी में शहीद हुए थे। तो नवंबर 1995 में श्रीनगर श्रीयंत्र टापू की घटना में यशोधर बैंजवाल, राजेश रावत ये लोग शहीद हुए थे। तो ये नवंबर 1995 की घटना है जब उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन चल रहा था। तो अगला प्रश्न हमारा कि किस ग्लेशियर में जाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। तो ये है मिलम ग्लेशियर। मिलम ग्लेशियर में जाने के लिए सरकार से अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है, उसके बाद ही मिलम ग्लेशियर पहुंचा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि छीनी गुफा स्थित है। तो छीनी गुफा कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है अस्कोट पिथौरागढ़ में। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि कौन सी गुफा कौन सा ताल कहाँ स्थित है। तो छीनी गुफा कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है अस्कोट पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा में राज्य का अंतिम पड़ाव है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा में राज्य का अंतिम पड़ाव है नवी डांग। कौन सा है, नवी डांग क्या है, कैलाश मानसरोवर यात्रा में राज्य का अंतिम पड़ाव है। अगला प्रश्न है हमारा कि मोष्टमानु मंदिर में पूजा की जाती है। तो मोष्टमानु मंदिर में पूजा की जाती है वर्षा आगमन के समय, यानी वर्षा के आगमन के समय, वर्षा काल के आगमन के समय मोष्टमानु मंदिर में पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है कि हुंकारा देवी का मेला लगता है। तो हुंकारा देवी का मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। तो मुनस्यारी में लगता है हुंकारा देवी का मेला पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है कि रुद्रचंद्र का 424 साल पुराना ताम्रपत्र 2020-21 में कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो रुद्रचंद्र क्या है, प्रसिद्ध चंद शासक हैं। तो इनका 424 साल पुराना ताम्रपत्र 2020-21 में प्राप्त होता है, ये होता है छाना गाँव अल्मोड़ा से। तो छाना गाँव अल्मोड़ा से रुद्रचंद्र का एक ताम्रपत्र प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि कसार देवी, स्याही देवी और बनाड़ी देवी का मंदिर स्थित है। तो कसार देवी, स्याही देवी और बनाड़ी देवी का मंदिर स्थित है अल्मोड़ा में। कहाँ स्थित है, तो ये अल्मोड़ा जिले में स्थित हैं तीनों मंदिर। अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा व नैनीताल के बीच स्थित प्रमुख फॉल या प्रपात है। तो ये है धोकाने वाटरफॉल। तो धोकाने वाटरफॉल क्या है, ये अल्मोड़ा और नैनीताल के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है कि लाल बाजार, मल्ली बाजार और थाना बाजार स्थित है। तो लाल बाजार, मल्ली बाजार और थाना बाजार कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है अल्मोड़ा जिले में। अगला प्रश्न है कि ऑर्चर्ड कंट्री यानी फलोद्यान का देश कहा जाता है। तो उत्तराखंड में ऑर्चर्ड कंट्री या फलोद्यान का देश कहा जाता है चौबटिया को। किसको कहा जाता है, तो चौबटिया को कहा जाता है फलोद्यान का देश। अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा जिले में 11 मंदिरों का समूह है। तो अल्मोड़ा जिले में 11 मंदिरों का समूह है ऊंटेश्वर मंदिर समूह। कौन सा है, ऊंटेश्वर मंदिर समूह है, 11 मंदिरों का समूह है और यह अल्मोड़ा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा जिले में जुलाई महीने में मनाया जाता है। तो यहाँ पर जुलाई महीने में मनाया जाता है सालम रंग महोत्सव।
तो सालम रंग महोत्सव मनाया जाता है अल्मोड़ा जिले में जुलाई के माह में। अगला प्रश्न है कि स्वर्णताल डैम कहा जाता है, तो स्वर्णताल डैम कहा जाता है भालू बांध को, और यह रानीखेत में स्थित है, जिसे भालू बांध या स्वर्णताल डैम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा में स्वच्छता से संबंधित कानून था, तो अल्मोड़ा में स्वच्छता से संबंधित कानून कौन सा था, तो ये था लोटा कानून। तो लोटा कानून ये ब्रिटिश कालीन कानून था। अगला प्रश्न है कि नैनी झील को स्कंद पुराण में कहा गया है, तो नैनी झील को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है, तो इसे ऋषि सरोवर के नाम से संबोधित किया गया है स्कंद पुराण में। और स्कंद पुराण का जो मुख्यतः संबंध है वो कुमाऊं से है। स्कंद पुराण का जो मानस खंड है तो उसका संबंध किससे, कुमाऊं से है, जिसमें इन सब का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में राज्य का सबसे न्यूनतम तापमान दर्ज वाला स्थान है, तो वर्तमान में राज्य का सबसे न्यूनतम तापमान वाला स्थान कौन सा है, तो ये है मुक्तेश्वर। कौन सा है, मुक्तेश्वर। अगला प्रश्न है लखुमा हरीशताल एवं मलवा ताल स्थित है। लखुमा हरीशताल एवं मलवा ताल कहाँ स्थित है, तो ये ताल है नैनीताल में। तो नैनीताल में तीनों ताल स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि 7 ताल की तुलना की गई है, तो 7 ताल की तुलना की गई है या नैनीताल में ही यह ताल स्थित है वेस्टमोरलैंड इंग्लैंड से। तो वेस्टमोरलैंड इंग्लैंड से इसकी तुलना की गई है 7 ताल की। अगला प्रश्न है धोकने झरना स्थित है, तो ये स्थित है भुवानी नैनीताल में। कहाँ स्थित है, भुवानी नैनीताल। अगला प्रश्न है कि चोर गलैया दर्रा स्थित है, तो चोर गलैया दर्रा स्थित कहाँ स्थित है, शिवालिक क्षेत्र हल्द्वानी नैनीताल में है। तो हल्द्वानी नैनीताल में है शिवालिक क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि भीमताल क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है, तो भीमताल क्षेत्र में मुख्यतः जो मिट्टी पाई जाती है ज्वालामुखी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स स्थित है, तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स स्थित है रानीबाग नैनीताल में। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है रानीबाग नैनीताल। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की, तो भारत में प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना तो ये की थी पादरी विलियम बटलर द्वारा नैनीताल में 1858 ईस्वी में। तो भारत में प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना पादरी विलियम बटलर द्वारा नैनीताल में 1858 ईस्वी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि सीतावनी का रामनवमी मेला कहाँ लगता है, तो सीतावनी का रामनवमी मेला लगता है रामनगर नैनीताल में। कहाँ लगता है ये, रामनगर नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभवन में रहने वाला प्रथम ब्रिटिश गवर्नर कौन थे, तो राजभवन में रहने वाले प्रथम ब्रिटिश गवर्नर थे सर एंटोनी मैकडोनाल्ड। तो सर एंटोनी मैकडोनाल्ड क्या थे, राजभवन में रहने वाले प्रथम ब्रिटिश गवर्नर थे। अगला प्रश्न है कि बागेश्वर नया जनपद कब बनाया गया है, तो 15 सितंबर 1997 को बागेश्वर को नया जनपद बनाया गया। अगला प्रश्न है मिटाव जलप्रपात एवं झीलम झरना स्थित है, तो मिटाव जलप्रपात और झीलम झरना कहाँ स्थित है, तो ये दोनों हैं बागेश्वर में। कहाँ स्थित हैं, बागेश्वर में। अगला प्रश्न है सुकंडा ताल और हथछीना जलाशय, सुकंडा ताल और हथछीना जलाशय कहाँ स्थित है, तो ये दोनों भी कहाँ स्थित हैं, ये बागेश्वर में स्थित है सुकंडा ताल और हथछीना जलाशय। अगला प्रश्न है कि पिनाकेश्वर महादेव स्थित है, तो पिनाकेश्वर महादेव कहाँ स्थित है, तो ये कौसानी के समीप स्थित हैं पिनाकेश्वर महादेव। अगला प्रश्न है पिनात का मेला कहाँ लगता है, तो पिनात का मेला लगता है बागेश्वर में। कहाँ लगता है, बागेश्वर में। अगला प्रश्न है कि यूएस नगर यानी उधम सिंह नगर जिला का अधिकतर क्षेत्र पड़ता है, तो उधम सिंह नगर जो जिला है भौगोलिक दृष्टि से यह तराई क्षेत्र का भाग है, तो तराई क्षेत्र में इसका अधिकांश भाग आता है उधम सिंह नगर का। अगला प्रश्न है खेड़ा झील कहाँ स्थित है, तो खेड़ा झील रुद्रपुर और एक कृत्रिम झील है, इसका निर्माण 2006 में किया गया। तो खेड़ा झील कहाँ स्थित है, रुद्रपुर, और यह कृत्रिम झील है, इसका निर्माण कब किया गया, 2006 में। अगला प्रश्न है कि भारमल बाबा मंदिर स्थित है, तो भारमल बाबा मंदिर स्थित है खटीमा में उधम सिंह नगर में। तो भारमल बाबा मंदिर खटीमा उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न है कि इथेनॉल प्लांट लगाया गया है, तो इथेनॉल प्लांट लगाया गया है बाजपुर में, और यह कहाँ स्थित है, तो यह उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि अद्वैत आश्रम कहाँ स्थित है, तो अद्वैत आश्रम स्थित है चंपावत में। कहाँ स्थित है, चंपावत में। अगला प्रश्न है कि चंपावत के किस मंदिर के भीतर 4 फीट लंबी कुर्मशिला स्थित है,
तो चंपावत के किस मंदिर के भीतर 4 फीट लंबी कुर्मशिला स्थित है? तो ये स्थित है हिंगला देवी मंदिर में। तो हिंगला देवी मंदिर में स्थित है 4 फीट लंबी कुर्मशिला। अगला प्रश्न है कि राज्य की पूर्वी सीमा पर बहने वाली नदी है। तो राज्य की सबसे पूर्वी सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये है काली नदी। कौन सी है? काली नदी स्थित है राज्य की सबसे पूर्वी सीमा पर बहने वाली नदी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीमा किस जिले से लगती है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीमा उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से लगती है। अगला प्रश्न है कि ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय यानी महान हिमालय या वृहद हिमालय अलग होता है। तो ये होता है सचर जोन या हिंज लाइन से। तो ट्रांस हिमालय या ग्रेट हिमालय क्या होता है? सचर जोन या हिंज लाइन से या अलग होता है। अगला प्रश्न है ग्रेटर हिमालय एवं मध्य हिमालय या लघु हिमालय के बीच रेखा पाई जाती है। तो ये है मेन सेंट्रल थ्रस्ट या मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा। तो ग्रेटर हिमालय और मध्य या लघु हिमालय के बीच कौन सी रेखा पाई जाती है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट या मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा इनको दोनों को क्या करती है? विभाजित करती है। अगला प्रश्न है कि जौनसार क्षेत्र के प्रथम कवि हैं। तो जौनसार क्षेत्र के प्रथम कवि कौन थे? पंडित शिवराम। कौन थे? पंडित शिवराम क्या है? जौनसार क्षेत्र के प्रथम कवि। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का स्वर्ण युग माना जाता है। तो कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का स्वर्ण युग माना जाता है जॉन हेलेट बैटन के कार्यकाल को। तो कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का स्वर्ण काल माना जाता है बैटन के कार्यकाल को, जॉन हेलेट बैटन के कार्यकाल को। अगला प्रश्न है और उत्तराखंड का अंतिम प्रश्न है कि इंडो चाइना तिब्बत ट्रायंगल नामक पुस्तक है। तो इंडो चाइना तिब्बत नामक ट्रायंगल नामक पुस्तक किसकी है? तो ये स्थित पुस्तक है श्री राम गोपाल की। तो श्री राम गोपाल की यह पुस्तक लिखी गई है इंडो चाइना तिब्बत ट्रायंगल। अगला प्रश्न है कि लोकहितवाद जनहित के जनक हैं। तो लोकहितवाद जनहित के जनक कौन हैं? तो पीएन भगवती हैं लोकहितवाद जनहित याचिका के जनक। अगला प्रश्न है कि लोक लेखा समिति में सदस्य संख्या है। तो लोक लेखा समिति में सदस्य संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 22 और इसमें लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के होते हैं 7 सदस्य। तो ये संसद की एक समिति होती है लोक लेखा समिति और इसमें 22 कुल सदस्य होते हैं, लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7। अगला प्रश्न है कि प्राक्कलन समिति, ये भी संसद की समिति होती है, इसमें लोगों की संख्या होती है यानी सदस्यों की संख्या होती है। तो ये होती है 30 सदस्य कुल इसमें शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है कि महान्यायवादी संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 76 में क्या है? महान्यायवादी का जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो वर्तमान में महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल। तो के वेणुगोपाल क्या हैं? वर्तमान में महान्यायवादी के पद पर हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान की रीढ़ कहा जाता है। तो संविधान की रीढ़ कहा जाता है अनुच्छेद 19 को। अनुच्छेद 19 को क्या कहा जाता है? संविधान की रीढ़। अगला प्रश्न है कि संयुक्त अधिवेशन कौन से अनुच्छेद में है? तो संयुक्त अधिवेशन का वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 108 में क्या है? संयुक्त अनुच्छेद का वर्णन है। अगला प्रश्न है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष या अनुच्छेद 118(4) के तहत। तो लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? जो संयुक्त अधिवेशन होता है यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों साथ में बैठते हैं, तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है अनुच्छेद 118(4) के तहत। अगला प्रश्न है जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती हैं? तो जनहित याचिका हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यानी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में क्या की जा सकती हैं? दायर की जा सकती हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं 33+1। तो 33+1 यानी 33+1, तो कुल 34 न्यायाधीश वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में अभी हो सकते हैं और सरकार द्वारा यानी भारत सरकार द्वारा जैसे ज़रूरत के अनुसार क्या है इनकी संख्या बढ़ाई और घटाई जाती है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर क्या थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे।
अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम लोकसभा के किस अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो ये गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जिनके खिलाफ क्या किया गया? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकनिया। तो ये क्या थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, तो फातिमा बीबी क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। अगला प्रश्न है किसे लघु संविधान के नाम से जाना जाता है? तो यह किस संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है? तो यह है 42वां संविधान संशोधन 1976। तो इसमें जो हमारे संविधान में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं, इन्होंने काफ़ी परिवर्तन करे, तो इस कारण इसको क्या कहा जाता है? इसे लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है इस संविधान संशोधन को। अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ? तो प्रस्तावना में कुल अब तक 1 बार संशोधन किया गया है। अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कितने शब्द जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द क्या है? जोड़े गए। तो प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 में क्या है? वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय पदों का सृजन किस अनुच्छेद में है? तो राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय पदों का सृजन करने का जो अधिकार है, यह है अनुच्छेद 312 में। तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार है। अगला प्रश्न है कि धन विधेयक कौन से अनुच्छेद में है? तो धन विधेयक है अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक। अगला प्रश्न है कि धन विधेयक से अंतिम निर्णय लिया जाता है? तो धन विधेयक से अंतिम निर्णय लिया जाता है लोकसभा। तो लोकसभा में क्या है? लोकसभा का अंतिम निर्णय क्या होता है? जो लोकसभा अध्यक्ष रहता है, तो उसके द्वारा धन विधेयक का अंतिम निर्णय लिया जाता है। अगला प्रश्न है कौन निर्णय लेता है कि धन विधेयक है कि नहीं? तो ये निर्णय लेता है लोकसभा लेती है, लोकसभा अध्यक्ष लेता है कि यह धन विधेयक है कि नहीं है। अगला प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 में है। तो 324 में वर्णन है निर्वाचन आयोग का। अगला प्रश्न है कि वयस्क मताधिकार संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो वयस्क मताधिकार संविधान के अनुच्छेद में है 326 में। तो वयस्क मताधिकार का वर्णन किस में है? अनुच्छेद 326। हमारा राष्ट्रीय अभिवादन क्या है? तो हमारा राष्ट्रीय अभिवादन क्या है? नमस्कार। तो नमस्कार करना क्या हमारा राष्ट्रीय अभिवादन है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पेय, तो राष्ट्रीय पेय भारत का क्या है? यह है चाय। तो भारत का राष्ट्रीय पेय क्या है? चाय है। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। और भारत का राष्ट्रीय मंत्र क्या है? राष्ट्रीय मंत्र है ओम। अगला प्रश्न है कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईस्वी में। कब हुआ? 58 ईस्वी में विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है और सामान्य अध्ययन का अंतिम प्रश्न है कि राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया 22 मार्च 1957 को। वर्तमान में जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, इसको कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को इसको अपनाया गया। तो इसके बाद हिंदी के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है कि स्वर के साथ स्वर का जो विकार होता है उसे कहते हैं। तो स्वर का स्वर के साथ जो विकार होता है या परिवर्तन होता है उसे कहते हैं स्वर संधि। क्या कहा जाता है? स्वर संधि कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि स्वर संधि के प्रकार हैं। तो स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार की होती है: दीर्घ, वृद्धि, गुण, यण और अयाद्य संधि। तो इसमें 5 प्रकार की संधियाँ होती हैं: दीर्घ, वृद्धि, गुण, यण और अयाद्य संधि। अगला प्रश्न है कि मतानुसार शब्द में संधि है। तो मतानुसार क्या है? इसमें दीर्घ संधि है। मतानुसार, तो इसमें क्या है? मत धन अनुसार, तो ये क्या हो रहा है? मता आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, में रस है। तो इसमें जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, तो इसमें कौन सा रस है? तो इसमें है शांत रस। कौन सा रस है? शांत रस। अगला प्रश्न है जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ होता है अनुप्रास अलंकार। कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न है जहाँ एक शब्द बार बार आए
या सॉरी 2 बार आए या उससे अधिक बार आए तो दोनों का अर्थ क्या हो, अलग हो, तो वहाँ अलंकार होता है, तो वहाँ होता है यमक अलंकार। यानी जहाँ एक शब्द 2 बार आए या 2 से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ क्या हो, अलग हो, तो अलंकार क्या कहलाता है, यमक अलंकार। अगला प्रश्न है हमारा, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है। तो काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है, तो ये इसमें हो जाएगा यमक अलंकार। इसमें 2 घटा आ रही हैं, तो पहले घटा का मतलब है मेघ, यानी काली घटा काले मेघ, और दूसरी घटा का मतलब है कम होना, यानी काली घटा का घमंड घटा। तो काली घटा, पहली घटा मेघ और दूसरी घटा कम होना, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक। अगला प्रश्न है, जहाँ एक ही शब्द एक ही बार प्रयोग हो और उसके अर्थ भिन्न हो, तो वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। कौन सा होता है, श्लेष अलंकार होता है। अगला प्रश्न है कि रावण सिर सरोज बनचारी चलो रघुबर सिलिमुखधारी में अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें है श्लेष अलंकार। तो इसमें जो सिलि शब्द है इसका अर्थ क्या है, श्रवण, और मुख क्या है, बाण। अगला प्रश्न है कि चांद सा सुंदर मुख में अलंकार है, तो चांद सा सुंदर मुख में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अलंकार है उपमा अलंकार। कौन सा है, उपमा दी जा रही है, चांद सा सुंदर मुख, तो इसमें क्या हो जाएगा, उपमा। अगला प्रश्न है कि विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान उसे कहा जाता है औरस। अगला प्रश्न है कि सिर से पांव तक, तो सिर से पांव तक के लिए एक शब्द है अपाद मस्तक। अगला प्रश्न है कि तू डाल डाल मैं पात पात, तो इसका मतलब होता है चालाकी का जवाब चालाकी से देना, तू डाल डाल मैं पात पात। अगला प्रश्न है कि श्री गणेश शब्द का विलोम है, तो श्री गणेश शब्द का विलोम होता है इतिश्री। तो श्री गणेश यानी आरंभ करना और इतिश्री समाप्ति। अगला प्रश्न है कि भाई बहन में समास है, तो भाई बहन में कौन सा समास है, तो इसमें समास है द्वंद्व समास, क्योंकि बीच में क्या है, निर्देशक चिन्ह आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आमरण शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो आमरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, आधन मरण, क्या हो जाएगा, आधन मरण क्या हो जाएगा, आमरण। अगला प्रश्न है गोधन चरति, तो गोधन चरति की संधि है गौश्चरति, तो गोधन चरति की संधि क्या हो जाएगी, गौश्चरति। अगला प्रश्न है कि क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है, तो क्रिया से संबंधित 16 रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मैं घर जाता हूँ में क्रिया है, तो इसमें मैं घर जाता हूँ में क्रिया क्या हो जाएगी, तो जाना क्या हो जाएगा, इसमें क्रिया हो जाएगी, यानी जाता है, तो ये क्रिया हो जाएगी जाना। अगला प्रश्न है राधा रोती है, तो राधा रोती में ये किस प्रकार की क्रिया है, तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। तो राधा रोती है क्या है, एक अकर्मक क्रिया है। तो ये थे हमारे आज के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।